चलो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। इंडिया स्पेसिफिक हम लोग थोड़ा प्लेसेस अब कवर करेंगे। सबसे पहले ग्रेट निकोबार आइलैंड, वैसे हम थोड़ा थोड़ा डिस्कस कर चुके हैं बट थोड़ा डिटेल में इसको डिस्कस करते हैं बिकॉज इस बार पॉलिटिकल रीज़न से प्लस इकोनॉमिक रीज़न से प्लस स्ट्रैटेजिक रीज़न से ये वाला जो प्लेस था बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहा था, ठीक है। सबसे पहले लोकेशन देखते हैं। तो ये आपका अंडमान निकोबार का मैप है। इसमें ये जो सबसे लास्ट में जो आपका इस पूरे आइलैंड आर्चिपेलागो, इस द्वीप की जो बोल सकते हैं श्रृंखला है, उसके अंदर सबसे लास्ट में आपका ग्रेट निकोबार आइलैंड पड़ता है। तो यहाँ पर जो है हम लोग कुछ प्रोजेक्ट चला रहे हैं डेवलपमेंट के लिए। तो यहाँ पर ब्रॉडली 4 चीज़ें इंक्लूडेड है, ठीक है। क्या क्या चीज़ें हैं वो? सबसे पहले तो यहाँ पर एक बनाया जाएगा ट्रांसशिपमेंट जोन, जो सबसे दक्षिणी किनारा है, इंदिरा पॉइंट, ये जो गैलेथिया बे वाला जो इलाका है, यहाँ पे बनाया जाएगा एक ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल। ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल क्या होता है कि बेसिकली जो बड़े बड़े जहाज़ आते हैं, ठीक है, जब वो इधर उधर जाते हैं तो कई बार उनको कुछ ऐसी प्लेसेस चाहिए जहाँ पर वो कुछ सामान को लोड अनलोड कर सके, ठीक है। तो उसके लिए ये वाला जो टर्मिनल है वो इंडिया के अंदर बना रहे हैं। अभी प्रॉब्लम क्या है, हमारे यहाँ पर जो पोर्ट्स हैं, ठीक है, खासकर जो ईस्टर्न साइड जो है, पूर्वी तट है, उधर मैंने बताया था कोस्ट कैसा है, एमरजेंट है, ऊपर उठ रहा है कोस्ट, जिसके कारण वहाँ पर जो ढलान है कॉन्टिनेंटल शेल्फ की वो काफ़ी जेंटल है, मंद है, और इसके कारण वहाँ पर बहुत ज़्यादा गहराई नहीं है, इसलिए बड़े जहाज़ वहाँ पर आ नहीं सकते हैं, ठीक है। तो उस प्रॉब्लम से निपटने के लिए और हमारे यहाँ पे भी शिपिंग इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए ये वाला जो ट्रांसशिपमेंट जोन बनाया जाएगा। क्योंकि अभी क्या हो रहा है, ये जो बड़े बड़े जहाज़ आते हैं या तो ये चले जाते हैं श्रीलंका में कोलंबो की तरफ, या ये चले जाते हैं आगे मलक्का स्टेट से होते हुए सिंगापुर की तरफ। तो एक बहुत बड़ा जो बोल सकते हैं बिज़नेस जो है वो हमारे हाथ से इसलिए निकल जाता है बिकॉज हमारे पास कोई ऐसा ट्रांसशिपमेंट पोर्ट है ही नहीं। हालांकि एक ट्रांसशिपमेंट पोर्ट अभी रिसेंटली इंडिया ने एक और लॉन्च किया केरला के अंदर, नाम सुना तुमने? विजिंजम, ठीक है। केरला के अंदर एक पोर्ट बना रहे हैं हम लोग, वो भी इसी माइंडसेट से बना रहे हैं कि बड़े बड़े जहाज़ आएंगे, अपना सामान कुछ लोड करेंगे वहाँ पर, और वहाँ से फिर वो छोटे छोटे जहाज़ों के थ्रू अलग अलग पोर्ट्स में भेज दिया जाएगा, ठीक है। क्योंकि ये जो बड़े जहाज़ होते हैं इनको रुकने के लिए बड़े स्पेशलाइज्ड या एक बहुत ही खास गहराई वाले आपको पोर्ट चाहिए होंगे। तो इसलिए ये जो प्रॉब्लम आ रही है उससे निपटने के लिए हम लोग ये जो गैलेथिया बे है यहाँ पर इस ठिकाने पर क्या बना रहे हैं, एक ट्रांसशिपमेंट कंटेनर टर्मिनल बना रहे हैं कि बड़े जहाज़ आएंगे, रुकेंगे और अपना जो भी अनलोडिंग लोडिंग है उसको यहाँ पर कर सकेंगे, और जो छोटे मोटे कंट्रीज़ को जो शिपमेंट्स भेजने हैं वो आगे भेज दिए जाएंगे। काइंड ऑफ जैसे कल हम लोगों ने बात की था मल्टी मोडल प्रोजेक्ट की कालादान में, ठीक है, कि सामान बहुत सारा आएगा लेकिन सारा सामान एक ही तरीके से भेजना शायद सही नहीं होगा। उसमें कहीं सामान जो है वो शायद रोड से भेजना किफ़ायती होगा, कोई ट्रेन से भेजना किफ़ायती होगा, कोई जहाज़ से भेजना किफ़ायती होगा। तो वैसे ही इसमें भी वही सेम माइंडसेट है। तो ये जो बड़ी इंडस्ट्री है ट्रांसशिपमेंट वाली इंडस्ट्री, इसको हम लोग टैप करना चाह रहे हैं, इसमें हमारा मार्केट शेयर बढ़ाना चाह रहे हैं, ठीक है। एक तो ये बनेगा, इसके साथ साथ यहाँ पर इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनेगा एक, ठीक है। इसके साथ साथ यहाँ पर इस पूरा जो ये सब इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा उसको चलाने के लिए तुम्हें एक पावर प्लांट चाहिए होगा, तो यहाँ पे एक सोलर पावर प्लांट बनाया जाएगा, ठीक है। प्लस रहने के लिए लोगों के लिए एक टाउनशिप रहेगा। तो ये कुल मिला के ये 3 चीज़ें रहेंगी। प्लस हमारी जो हमारी जो आर्म्ड फोर्सेस है उसके लिए एक ट्राई सर्विस कमांड यहाँ पे बनाया जाएगा। ट्राई सर्विस मतलब तीनों जो सेनाएं हैं, एयरफोर्स, नेवी, आर्मी, तीनों का जो है यहाँ पे ऑलरेडी, वैसे तो एक ऑलरेडी है हमारे पास ट्राई सर्विस कमांड यहाँ पे, अभी इस आइलैंड के थ्रू एक और बनेगा, ठीक है। यहाँ पे कुछ प्रोटेक्टेड एरिया भी हैं, संरक्षित क्षेत्र। सबसे पहले गैलेथिया नेशनल पार्क और उसके ऊपर कैम्बल बे नेशनल पार्क, ठीक है। तो ये वाले इंपॉर्टेंट प्लेसेस है जो तुम्हें ध्यान में रखना है, ठीक है। और ये प्लेस बड़ा इंपॉर्टेंट है, खासकर ये वाला जो गैलेथिया बे वाला जो इलाका है, बिकॉज यहाँ पे आता था ग्रेट लेदर बैक टर्टल, ठीक है। टर्टल की प्रजाति में सबसे बड़ा कछुआ है ये, ठीक है, लेदर बैक टर्टल। और बाकी टर्टल से थोड़ा सा डिफरेंट कैसे, इसका जो शेल होता है थोड़ा सॉफ्ट है, जैसे बाकी सब कछुओं में हम देखते हैं हार्ड होता है, इसका थोड़ा सॉफ्ट है, ठीक है। तो ये जो टर्मिनल है बेसिकली प्रोजेक्ट 72 से 81 करोड़ के बीच का रहने वाला है। और अभी रिसेंटली वैसे कंसेप्चुलाइज किसने किया था, नीति आयोग, और इसको एग्जीक्यूट करेगा अंडमान निकोबार का जो बोल सकते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एजेंसी जो रहेगी वो इसको डेवलप करने का काम करेगी, ठीक है। और
ये जो लोकेशन है गैलेथिया बे या जो हम बोल सकते हैं ग्रेट निकोबार आइलैंड की, ये ज़्यादा क्लोज लोकेटेड है टू द स्टेट ऑफ मलक्का। मलक्का जो स्टेट है, ठीक है, कहाँ पड़ती है? हाँ, सिंगापुर और जो जावा सुमात्रा वाले जो आइलैंड है उनके आसपास पड़ती है। जावा सुमात्रा कहाँ है? इंडोनेशिया में, ठीक है। इनफैक्ट ये वाला जो आइलैंड है जो ग्रेट निकोबार बोल सकते हैं, ये ज़्यादा पास इंडोनेशिया से एज़ कम्पेयर टू इंडिया, ठीक है। यहाँ से तुम देखोगे ये जो नीचे जो इलाका मिलता है ग्रेट चैनल, ये सेपरेट करता है हमारा अंडमान निकोबार को फ्रॉम द सुमात्रा आइलैंड, ठीक है। और इसके अलावा 10 डिग्री चैनल है, 10 डिग्री चैनल मतलब 10 डिग्री अक्षांश, ठीक है, लैटिट्यूड है। तो ये सेपरेट करता है अंडमान को फ्रॉम निकोबार, ठीक है। इसमें बीच में तुम्हें डंकन पैसेज मिलेगा। डंकन पैसेज किसको सेपरेट करता है? अंडमान को फ्रॉम लिटिल अंडमान, ठीक है। उसके ऊपर तुम्हें कोको चैनल मिलेगा, ये सेपरेट करता है अंडमान निकोबार को फ्रॉम कोको आइलैंड। और कोको आइलैंड किसके जुरिडिक्शन में? म्यांमार की, ठीक है। इससे ऊपर जाओगे तो म्यांमार पड़ जाएगा फिर तुम्हारा, क्लियर। ये थोड़ी सी चीज़ें इसमें लोकेशन ध्यान में रखनी। और स्टेट ऑफ मलक्का तो ध्यान में रखना, एक इंपॉर्टेंट चोक पॉइंट है। चोक पॉइंट मतलब यहाँ से अगर हम खड़े हो जाए, मलक्का स्टेट के आसपास खड़े हैं, तो हम मलक्का स्टेट से आने वाले जितने भी जहाज़ हैं उनके ऊपर निगरानी रख सकते हैं और ज़रूरत पड़ने पे इसको रोक सकते हैं, ठीक है। और दुनिया का बहुत सारा ट्रेड व्यापार जो है इस इलाके से होता है, मलक्का से। क्योंकि अगर चाइना को कुछ भी भेजना है इंडियन ओशन में तो उसे स्टेट ऑफ मलक्का से आना पड़ेगा। हालांकि अब उसने एक ऑल्टरनेट रूट बना लिया, अब वो ज़मीन के रास्ते पाकिस्तान से होते हुए सी पैक के थ्रू कहाँ आ सकता है? पाकिस्तान में एक पोर्ट बनाया था ना, कल बताया था अपन ने, ग्वादर, ठीक है। उसको काउंटर करने के लिए हम लोगों ने कौन सा बनाया? चाबहार। कहाँ बनाया? ईरान में, ठीक है। तो वो एक ऑल्टरनेट रूट उसने तो बना लिया, लेकिन फिर भी अभी भी मलक्का स्टेट एक इम्पॉर्टेंट चोक पॉइंट है, क्योंकि ज़्यादातर जो व्यापार होता है वो समुद्री मार्ग से होता है, मैरीटाइम रूट से होता है, ठीक है। तो इसलिए ध्यान में रखना। इकोलॉजिकल स्टेटस की बात करें, पारिस्थितिकी तंत्र के हिसाब से देखें तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये इंडिया में आपको पता है 4 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स हैं, ठीक है। कौन कौन से? वेस्टर्न घाट्स, इंडो बर्मा, हाँ हाँ, ठीक है। तो ये 4 है। तो सुंडालैंड वाला जो इलाका है जिसमें अपना अंडमान निकोबार पड़ जाता है प्लस इंडोनेशिया जो पड़ जाता है, तो ये एक बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है, मतलब जैव विविधता काफ़ी ज़्यादा है, बायोडाइवर्सिटी काफ़ी ज़्यादा है। ये बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट का टैग के लिए कुछ कंडीशन है। क्या कंडीशन है? वेस्कुलर प्लांट्स 1500 होने चाहिए। पहले ये वाला तो पॉइंट कम कर लो। हाँ, मतलब एंडेमिक होनी चाहिए, स्थानिक प्रजातियाँ होनी चाहिए, और 1500 ज़्यादा जो है वेस्कुलर प्लांट होने चाहिए, मतलब कॉम्प्लेक्स प्लांट होने चाहिए। उनके अंदर संवहनीय बोल सकते हैं, जो उत्तक होते हैं, टिश्यूज़ हो जाते हैं आपके, जाइलम और फ्लोएम, ये प्रेजेंट होने चाहिए। मतलब कॉम्प्लेक्स जो प्लांट्स उनकी वैरायटी होनी चाहिए, और वो भी एंडेमिक होनी चाहिए 1500 से ज़्यादा, ठीक है। और दूसरा वाइप आउट हो चुके हैं, मतलब 70% जो वहाँ पे प्रजातियाँ थी वाइप आउट हो चुके हैं, 30% बची है। तो ये वाला जो टैग है इस इलाके को मिला हुआ है, ठीक है। तो अगर डेफिनेटली यहाँ पे कंस्ट्रक्शन किया जाता है, मतलब माना न्यूज़ में जो है वो ये है कि करोड़ों पेड़ काटे जाएंगे, और वो ठिकाने जहाँ पे ये जो ग्रेट लेदर बैक टर्टल आता है वो ठिकाने भी शायद कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएंगे। तो इन्होंने क्या बोला है, हम हरियाणा के अंदर जो है जंगल उगाएंगे, क्योंकि आपको याद होगा जब भी कहीं पे जंगल को आप हटाते हो, काटते हो, डिफॉरेस्टेशन करते हो, तो कहीं कंपनसेट करना पड़ेगा, है ना, क्षतिपूर्ति करनी पड़ेगी। कौन सा कानून है? कैंपा, ठीक है। या फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट के तहत ये बोला गया है कि आपको कंपनसेट करना पड़ेगा। उसके लिए हम लोगों ने एक अथॉरिटी बनाई है, कैंपा अथॉरिटी, ठीक है। तो उसके तहत ये बोल रहे हैं कि हरियाणा के अंदर हम क्या उगा देंगे? फॉरेस्ट उगा देंगे। लेकिन क्या यहाँ का फॉरेस्ट और वहाँ के फॉरेस्ट में फ़र्क नहीं है? ठीक है। एक तो बहुत सारी एंडेमिक प्रजातियाँ हैं, यहाँ पे भी बहुत सारी स्थानिक प्रजातियाँ हैं, ठीक है, अभी देखेंगे उनको। दूसरा जो जलवायु है, जो क्लाइमेट है, दोनों तरह का, दोनों जगहों का अलग अलग है। यहाँ का तुम्हें कैसे लगता है कि किस टाइप का क्लाइमेट होना चाहिए, किस टाइप की वेजिटेशन होनी चाहिए? ट्रॉपिकल एवरग्रीन सदाहरित वन है, ठीक है, क्योंकि ऑलमोस्ट 8 डिग्री के आसपास आ गया ये, ठीक है। 8 डिग्री लैटिट्यूड अक्षांश पे आ चुका है, तो इक्वेटोरियल रीजन में पड़ेगा, रोज़ बारिश है और आइलैंड है, तो इसलिए यहाँ तो है ट्रॉपिकल एवरग्रीन।
हरियाणा में उगाएंगे तो क्या बना सकते हो, ट्रॉपिकल डेसिडियस, तो क्या बराबर बन पाता है? तो क्या थोड़ा नहीं बन पाएगा, तो वो अलग मुद्दा है। तो बस ध्यान में रखना इम्पॉर्टेंट फॉर जाइंट लेदर बैक टर्टल, ये क्रिटिकली एंडेंजर्ड लिखा हुआ है, ये गलत है, ये वल्नरेबल कैटेगरी में है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखना है। इसके अलावा और क्या क्या स्पीशीज़ है जो एंडेमिक है? निकोबार मेगापॉड एक चिड़िया है, ठीक है, एक पक्षी है। निकोबार ट्री श्रू बेसिकली गिलहरी जैसा है, ठीक है। और क्रैब ईटिंग मकाओ, मकाओ मतलब जब भी मकाओ वर्ड है समझ जाना बंदर की बात हो रही है। तो ये क्रैब खाता है, केकड़े, ठीक है। क्रैब से याद रखना, क्रैब जो होता है क्रस्टेशियन फैमिली से बिलोंग करता है। क्रस्टेशियन मतलब जिनका बाहरी जो आउटर बॉडी है या हार्ड स्केलेटन या हार्ड शेल से बना हुआ होता है, ठीक है। इसमें और क्या आ जाएंगे? तुम्हारे लॉबस्टर्स आ जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखो, यहाँ पे कुछ इंडिजिनस कम्युनिटीज़ भी रहती है इस आइलैंड के ऊपर, नाम है इनका शॉम्पेन और निकोबारीज, ठीक है। तो जब ये लोग जो हैं ये इस जगह पे रहते थे, तो अगर आप इस जगह को काटोगे तो डेफिनेटली अब इन लोगों को आपको हटाना पड़ेगा। तो यहाँ पे तुम्हारा जो पैसा एक्ट है, जो पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरियाज, वो वाला इशू भी आ जाता है, फॉरेस्ट राइट एक्ट वाला इशू भी आ जाता है, ठीक है। तो वो सारे मुद्दे बन जाएंगे इसके अंदर। नेक्स्ट, ये तो सारा बता ही दिया। 4 चीज़ें हैं, एक तो ट्रांसशिपमेंट कंटेनर पोर्ट बनेगा, एक एयरपोर्ट बनेगा, एक हाइब्रिड सोलर पावर प्लांट बनेगा और एक मॉडल टाउनशिप बनेगी, ठीक है। प्लस ट्राई सर्विस कमांड भी जो है आपका इसके अंदर इंक्लूडेड रहेगा, ठीक है। इनके लिए तो इतना नहीं है, बट हाँ इनके लिए भी हो सकता है, बट मेजरली जो ये इतने सारे जो आप टर्मिनल बना रहे हो, जो एयरपोर्ट बना रहे हो, जो पावर प्लांट बना रहे हो, इनके लिए भी तो कहीं लोग लगाने पड़ेंगे ना आपको स्टे के लिए, तो मेजरली उनके लिए। बट हाँ अगर उनको कहीं और जगह नहीं मिलती है रुकने की तो शायद उनको भी जगह दे सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखो, इसी से एक और रिलेटेड बैरन आइलैंड, ठीक है। तो यहाँ कहीं आपको ये बैरन आइलैंड देखने को मिलेगा, ठीक है। अंडमान वाला जो इलाका है इसमें तुम्हारा ये बैरन आइलैंड पड़ता है। और हम लोगों ने डिस्कस किया था क्यों था ये इम्पोर्टेंट, बिकॉज यहाँ पे एक्टिव वॉल्केनो देखने को मिलता है, ठीक है। इंडिया का ओनली एक्टिव वॉल्केनो यहाँ पे देखने को मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट एक मुद्दा जो न्यूज़ में रहा, इंडस वाटर ट्रीटी, ठीक है, सिंधु नदी का समझौता, क्या था? नहीं बंद तो कर दिया, लेकिन था क्या? 30-70%। हाँ हाँ ठीक है। ईस्टर्न कौन कौन सी, मतलब नदियों को 2 हिस्सों में बांट दिया गया था, ईस्टर्न और वेस्टर्न, पूर्वी और पश्चिमी। पूर्वी नदियाँ रावी, ब्यास और सतलुज, ठीक है। वेस्टर्न रिवर्स में कौन सी? सिंधु, झेलम और चिनाब। परसेंटेज वाला 70-30 वाला नहीं था, हाँ कुछ तो था, ठीक है। तो इसके अंदर बेसिकली क्या था, ये जो वेस्टर्न रिवर्स हैं झेलम, चिनाब और इंडस, इसका जो पानी है इसके ऊपर जो लार्जर एक्सेस या लार्जर यूज़ रहेगा वो पाकिस्तान का रहेगा। ऐसा नहीं है कि इंडिया यूज़ नहीं कर सकता, इंडिया यूज़ कर सकता है, लेकिन बहुत ज़्यादा कोई इसमें बदलाव नहीं होना चाहिए इस नदियों के प्रवाह के अंदर, इन नदियों के फ्लो के अंदर। आपको थोड़ा बहुत पीने के लिए पानी निकालना है, निकाल लो। आपको कोई ऐसा डैम बनाना है जिसमें आप पानी रोक नहीं रहे हो, वो आप बना सकते हो, जिसे हम बोलते हैं रन ऑफ द रिवर डैम, ठीक है। कि थोड़ा सा पानी आपने एक बार के लिए इकट्ठा कर लिया और वो फिर चलता रहता है बाकी पानी, तो इसे रन ऑफ द रिवर डैम बोलते हैं। तो अगर आपको कोई ऐसा छोटा मोटा डैम बनाना है जिससे पानी के प्रवाह में कोई बदलाव नहीं आता, तो आप वो सब चीज़ें बना सकते हो। मतलब ऐसा नहीं था कि इंडिया यूज़ नहीं कर सकता पानी, बट हाँ एक लिमिट थी जिसके तहत उस लिमिट से ऊपर यूज़ आप नहीं कर सकते। बाकी जो 3 नदियाँ जो ईस्टर्न रिवर्स हैं, जो इंडिया के कंट्रोल में थी, रावी, ब्यास और सतलुज, इसमें आप जो मर्जी करना है कर सकते हो, ठीक है। जो मर्जी का ये भी मतलब नहीं है कि बिल्कुल पानी रोक दो, बट हाँ वाटर स्टोरेज के लिए अगर आपको बनाना है, कोई बड़ा डैम बनाना है, तो आप बना सकते हो, ठीक है। तो ये जो एग्रीमेंट था, बोल सकते हैं वन ऑफ द सक्सेसफुल एग्रीमेंट रहा आज तक के इतिहास में बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, ठीक है। और इसमें एक मीडिएटर भी था, एक ब्रोकर भी था, ठीक है, जिसने ये ट्रीटी करवाने में या ये समझौता करवाने में मदद करी थी। कौन था? वर्ल्ड बैंक। तो 1960 के अंदर ये ट्रीटी साइन हुई थी। तब से लेके ये जो दोनों कंट्रीज़ हैं हर 5 सालों में वाटर शेयरिंग और मीटिंग करते थे, डिस्कस करते थे मुद्दों के ऊपर। लेकिन अब ये जो प्रॉब्लम हुआ, अटैक्स हुए, टेररिस्ट अटैक हुए, उसके बाद
जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ उस दौरान हम लोगों ने बोल दिया कि अब जो ये ट्रीटी है हमेशा के लिए अबेयंस में रख दी गई है, मतलब अब सस्पेंडेड है। अब इसके ऊपर हम जो एग्रीमेंट्स थे या हमारे ऊपर जो कुछ बाइंडिंग एग्रीमेंट्स थे वो अब वर्क नहीं करेंगे, ठीक है। इसलिए थोड़ा सा न्यूज़ में था। और उसके बाद हम देख रहे हैं कि बहुत सारे डैम्स बनाने की जो छूट है वो दे दी गई है, परमिशन दे दी गई है, ठीक है। तो थोड़े वो डैम देखते हैं। ज़्यादातर आप डैम्स देखोगे तो आपको ये चेनाब रिवर जो है इसी के ऊपर देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो इनके नाम थोड़े से अपने को पता होने चाहिए। सबसे पहले रतले हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट किस नदी के ऊपर? चेनाब नदी के ऊपर। और अभी अब मैंने आपको बताया कि रन ऑफ द रिवर डैम्स बनाना अलाउड था, ठीक है। हालांकि इंडिया उसको रन ऑफ द रिवर डैम बोलता है, पाकिस्तान वाले बोलते हैं नहीं नहीं, इससे तो जल प्रवाह जो है, जो वाटर का जो फ्लो है इसमें कोई चेंज आएगा। तो इसको लेकर हमेशा से वो लोग बवाल मचा रहे थे, लेकिन हम बोल रहे थे नहीं, रन ऑफ द रिवर डैम बनाना अलाउड है क्योंकि आप इसमें ज़्यादा पानी रोकते नहीं हो, ठीक है। तो ध्यान में रखना, रतले किसके ऊपर है? चेनाब के ऊपर, ठीक है। नेक्स्ट दुलस्ती, अगेन चेनाब के ऊपर ही ये वाला हम लोग डैम बना रहे हैं। और कुछ जो नदी है एक मरसूदर रिवर जो है, जो कि कहीं ना कहीं से की ट्रिब्यूटरी है चेनाब की, उससे भी पानी लाकर इसके अंदर इकट्ठा कर रहे हैं, ठीक है। नाम याद रखना, दुलस्ती और रतले, ठीक है। इसके अलावा एक और डैम मिलेगा बगलीहार, ठीक है। सलल डैम, ये भी किस पे है? चेनाब के ऊपर है, ठीक है। इससे ऊपर जाओगे तो नदी आएगी तुम्हारी झेलम। झेलम की एक ट्रिब्यूटरी है किशन गंगा, तो किशन गंगा पे उसी के नाम से एक डैम बना रहे थे, ठीक है। इसके अलावा अभी हाल ही में रिसेंटली लास्ट ईयर के एंड की तरफ ही एक और डैम के लिए जो है हरा झंडा दे दिया गया, ग्रीन फ्लैग दे दिया गया, सावलकोट, ठीक है। ये भी अगेन किसके ऊपर है? चेनाब के ऊपर है, ठीक है। तो इनके थोड़े से नाम याद रखना, सावलकोट, रतले, दुलस्ती, सलल और किशन गंगा तो उस पर थे, झेलम पे, ठीक है, बगलीहार, ठीक है। तो इन डैम्स के नाम ध्यान में रखना। नेक्स्ट देखो, शिप किला अभी न्यूज़ में था, कल परसों हम लोगों ने बात किया था, एक पास है। जब भी ये ला वर्ड वाले आएंगे तो ध्यान में रखना ये पासिस से ही डील करेंगे, ठीक है। तो शिप किला जो है ये हिमाचल प्रदेश के अंदर है, और यहाँ से हमने बात भी किया था कि एक रिवर निकलती है सतलुज, ठीक है। ओरिजिनेट होती है सतलुज, ओरिजिनेट कहाँ पे होती है? चाइना के अंदर, ठीक है। चाइना के अंदर ठिकाना क्या है? हाँ, राक्षस ताल या राकस ताल बोल सकते हो, वहाँ से ये ओरिजिनेट होती है और फिर शिप किला के रास्ते से हिमाचल प्रदेश से होते हुए ये आगे जाती है, ठीक है। और शिप किला ये न्यूज़ में किस लिए था? बिकॉज यहाँ पर अभी रिसेंटली हिमाचल प्रदेश ने ओपन कर दिया डोमेस्टिक टूरिज़्म के लिए, ठीक है। तो ये थोड़ी सी चीज़ ध्यान में रखना है। और इसकी बात हो रही है कि पुराने समय में तिब्बत जाने का ये भी एक रास्ता हुआ करता था। अभी जो ज़्यादातर जो लोग मानसरोवर जाते हैं उसका रूट क्या रहता है? या तो वो सिक्किम के थ्रू जाते हैं, सिक्किम में एक पास आपको बताया था नाथुला पास, तो वहाँ से होते हुए वो वहाँ पहुँचते हैं। तो इसकी बात चल रही है कि इसको हम जो जैसा पुराना कनेक्शन था तिब्बत और इंडिया का, वैसा फिर से शिप किला से हम स्टार्ट करें, ठीक है। ये थोड़ा सा ध्यान में रखना। नेक्स्ट, माउंट कंचनजंगा न्यूज़ में था, अभी बोल सकते हैं कि इंडिया की हाईएस्ट पीक, वैसे तो इंडिया की हाईएस्ट पीक K2 रहेगा, ठीक है। बट वो प्रॉब्लम क्या था कि वो POK के अंदर है, ठीक है। तो अगर ऑप्शन में दिया हो K2 और कंचनजंगा तो तुम्हें क्या मार्क करना है? K2। लेकिन अगर K2 नहीं है तो फिर कंचनजंगा ही बोलोगे आप, ठीक है। तो यहाँ पर बेसिकली ये जो लोग हैं सिक्किम के आसपास और जो ट्राइबल्स हैं वो कंचनजंगा की पूजा करते हैं, ठीक है, प्रकृति की पूजा करते हैं। तो ऐसे में वो नहीं चाहते कि इसके ऊपर माउंटेनियर्स जो हैं, जो पर्वतारोही हैं, इनके ऊपर चढ़ाई करें, ठीक है, कि कहीं ना कहीं जो एक प्रिस्टीन नेचर है, एक जो प्योरिटी है वो शायद ख़त्म हो जाएगी, लोग जाएंगे तो वो पोल्यूट कर देंगे इसको। तो इसलिए उन्होंने मना किया है कि ये जो माउंटेनियरिंग एक्सपीडिशन इस पर रोक दिए जाने चाहिए, ठीक है। इसी माउंटेन से एक बड़ी फेमस नदी निकलती है इस माउंटेन पीक से, तीस्ता, ठीक है, देख के बताना। चलो, इसके अलावा यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है, मिक्स्ड वर्ल्ड हेरिटेज साइट, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना, ये इंपॉर्टेंट है, क्लियर। नेक्स्ट, कुछ पासेस और देख लो, ठीक है। माना, नीति, लिपुलेख, कहाँ पे?
उत्तराखंड में, ठीक है। और आपका शिपकिला कहाँ पड़ रहा है? हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। कुछ और इम्पोर्टेंट, बनिहाल पास हम लोगों ने डिस्कस किया था, जम्मू और श्रीनगर के बीच में। इसके अलावा जोजिला ध्यान में रखना, और एक बड़ा इंपॉर्टेंट खारदुंगला, ठीक है, इनको ध्यान में रखना, ठीक है। मानानीति लिपुलेख कहाँ पे पढ़ेंगे? उत्तराखंड, हाँ मतलब नेपाल से थोड़ा बहुत टच करेगा, ठीक है। और ये इनमें से जो लिपुलेख वाला है उस पर हम लोगों ने डिस्कस किया था कि एक मेजर इशू क्या रहा था कि नेपाल क्लेम कर रहा है कि ये इलाका हमारा है। 3 इलाके थे, काला पानी, लिम्पियादुरा और लिपुलेख। और कारण क्या था उस कॉन्फ्लिक्ट का? हाँ, काली नदी, ट्रीटी ऑफ सगौली का जो समझौता था उसके तहत क्या बोला था कि जो काली नदी के जो पूर्व के इलाके हैं, ईस्ट के इलाके हैं, वो नेपाल के रहेंगे और उसके वेस्ट के इलाके जो हैं इंडिया के रहेंगे। जिसके तहत ये जो सारे इलाके हैं इंपॉर्टेंट, जो हिल स्टेशन है, वो सारे ब्रिटिशर्स के टाइम जो ब्रिटिश इंडिया उसके अंदर शामिल हुए थे, ठीक है। तो हिल स्टेशन होने चाहिए, क्यों होते हैं? क्योंकि पूरे भारत में वैसे गर्मी पड़ती है, ये इलाके थोड़े हाई एल्टीट्यूड में, तो यहाँ पे थोड़ी ठंड पड़ती है, तो इनको अपना ब्रिटिश वाला क्लाइमेट अगर जीना है तो थोड़ा हाइट पे जाना पड़ेगा, इसलिए इन्होंने ये पंगा लिया था इनसे। उस समय जो किंगडम था यहाँ पे, गोरखा किंगडम था, तो इसलिए जाके उन्होंने पंगा लिया था ताकि ये जो इम्पोर्टेंट जो साइट्स हैं उनको कंट्रोल कर लें, प्लस जो गोरखा का जो इंटरफेरेंस है इंडिया और इंडिया के आजू बाजू वाले इलाकों में, इसको रिस्ट्रिक्ट कर दें, ठीक है। ये थोड़ा ध्यान में रखना। इसके अलावा नाथुला तुम्हें यहाँ पे मिलेगा सिक्किम में। सिक्किम में एक और इम्पॉर्टेंट पास है जलेपला। इसके बाद तुम जाओगे आगे अरुणाचल प्रदेश में, 2-3 इम्पॉर्टेंट पासेस आएंगे, बॉम्बडेला और एक डीपू पास, ठीक है। डीपू एकदम ईस्टर्न, ठीक है, ऑलमोस्ट जो ईस्टर्न कॉर्नर है भारत का, वहाँ पे तुम्हें डीपू पास मिलेगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखो। नेक्स्ट देखो, एक इलाका जो बड़ा न्यूज़ में रहा, कांचा गच्ची बावली फॉरेस्ट, याद होगा कि यहाँ पे जंगल को काटा जा रहा था ताकि आईटी पार्क बनाया जा सके। कहाँ पर? तेलंगाना, हैदराबाद के आसपास का लोकेशन है ये। तो इसको लेकर एनवायरमेंटलिस्ट है और जो आम जनता है उन्होंने क्या किया? प्रोटेस्ट किया। सुप्रीम कोर्ट ने फिर इसका कॉग्निजेंस लिया और इस चीज़ को रोका। ध्यान में रखना, कच्ची बावली ये जगह कहाँ पे है? हैदराबाद, तेलंगाना, ठीक है। नेक्स्ट देखो, कालेश्वरम लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट, ये भी न्यूज़ में था बिकॉज अभी जो हमारी अथॉरिटी है, नेशनल डैम सेफ्टी अथॉरिटी, उसने बताया कि 2023 में जो फ्लडिंग आई थी उसके कारण ये जो इलाका है या ये जो इरिगेशन प्रोजेक्ट आपने बना रखा है इसमें बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ, ठीक है। अब इम्पॉर्टेंट चीज़ याद रखना, दुनिया का सबसे बड़ा, सबसे लार्जेस्ट मल्टी स्टेज इरिगेशन प्रोजेक्ट है। मतलब पानी एक जगह से उठाया जाएगा और दूसरी डायरेक्शन में इसको भेजा जाएगा, ठीक है। तो वो मल्टीपल जो जगहों से पानी है, खासकर जो गोदावरी रिवर है उससे इस पानी को निकाला जाएगा और अलग अलग ठिकानों पर खेतीबाड़ी के लिए, बिजली पैदा करने के लिए और इन जनरल फिशिंग पर्पसेस के लिए इस पानी को भेजा जाएगा। तो ये कालेश्वरम गोदावरी वाला अगेन तेलंगाना के अंदर एक इम्पॉर्टेंट प्रोजेक्ट था, ठीक है। लिफ्ट इरिगेशन मतलब पानी को बस उठाना है, निकालना है और जो फ्लो है उसके अपोजिट डायरेक्शन में या दूसरी डायरेक्शन में भेजना है, ठीक है। गोदावरी के बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, कहाँ पे ओरिजिनेट होती है? त्र्यंबकेश्वर, नियर नासिक, ठीक है। वेस्टर्न घाट के अंदर ओरिजिनेट होती है और वहाँ से ये ईस्टर्न जो साइड है वहाँ पर ये फ़्लो करती है और जब ये गिरती है तो ईस्टर्न साइड में हम देखते हैं डेल्टा बनाकर गिरती है, ठीक है। और इस इलाके में हम देख सकते हैं कि आपको वो भी मिलेंगे, क्या बोलते हैं, कृष्णा गोदावरी डेल्टा के अंदर जो पेट्रोलियम रिजर्व्स है उसके लिए भी एक्सप्लोरेशन प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, ये कालेश्वरम इरिगेशन प्रोजेक्ट था। नेक्स्ट, पंबन ब्रिज न्यूज़ में था बिकॉज हाँ, तेलंगाना नहीं, तमिलनाडु, ठीक है। रामेश्वरम तुम्हें पता होगा इंडिया का एक 4 धाम में से एक है, ठीक है। तुमने एक रोड देखी होगी ना, यही वाली है, ठीक है, समुद्री है चारों तरफ। तो ये बेसिकली इंडिया का जो रामेश्वरम ये जो आइलैंड है उसको कनेक्ट करने के लिए, या जो ये पंबन आइलैंड है उसको कनेक्ट करने के लिए ये पंबन ब्रिज बनाया गया था, ठीक है। अभी इसको इनॉग्रेट किया गया। पहले ये वाला जो ब्रिज है, ठीक है, कई बार तुमने उसमें देखा होगा सोशल मीडिया में, ट्रेन चल रही है और समुद्र का पानी ऑलमोस्ट बराबर तक आ जा रहा है। तो ये पंबन ब्रिज ये पुराना वाला जो ब्रिज है ये अंग्रेज़ वगैरह के टाइम से चल रहा था, अब काफ़ी पुराना हो गया तो उसको रिप्लेस करके एक नया ब्रिज बनाया, ठीक है। तो ये वाला रेलवे ब्रिज है, ये वाला आप देख ही सकते हो कि
रोड है, ठीक है। तो इसमें एक खास चीज़ क्या है, पहले ये जो ब्रिज का ये हिस्सा था ना, ये कैंटिलीवर ब्रिज की तरह खुलता था ऐसे, ताकि जहाज़ उसमें से जा सके। अब इन्होंने थोड़ा अलग टाइप का बना दिया, अब ये पूरा हिस्सा उठ जाएगा ऊपर और जहाज़ उसके नीचे से चला जाएगा, ठीक है। अब ये हाइड्रोलिक सिस्टम बना दिया नई टेक्नोलॉजी वाला, बस इतना नहीं, ठीक है। तो ध्यान में रखना, ये पंबन ब्रिज किसको कनेक्ट किसको कनेक्ट कर रहा है, हमारा जो रामेश्वरम जो आइलैंड है या जो पंबन आइलैंड है, इसको कनेक्ट करने के लिए पंबन ब्रिज जो है बनाया गया, ठीक है, रेलवे ब्रिज है। तो ये ध्यान में रखना बस। नेक्स्ट, काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ पे, असम के अंदर, और फेमस है फॉर द वन हॉर्न राइनो, इंडियन वन हॉर्न राइनो के लिए फेमस है। तो ये मैक्सिमम जो राइनो की डेंसिटी या राइनो की पॉपुलेशन मिलेगी, गेंडे की पॉपुलेशन मिलेगी, वो इसी इलाके में मिलेगी, ठीक है। इसके अलावा टाइगर्स की भी अच्छी खासी पॉपुलेशन है, ठीक है। बट मेजरली जो है 70% वन हॉर्न राइनो सारे के सारे एक ही ठिकाने पे लोकेटेड है, कहाँ है, काजीरंगा, ठीक है। और लैंडस्केप की बात करें तो कैसा है, एलुवियल ग्रास लैंड, ठीक है, जलोढ़ घास भूमि है, और सदाहरित, और थोड़ा मतलब सदाहरित एवरग्रीन थोड़ा ही है, ज़्यादा इसमें मॉइस्ट डेसिडियस मिलेगा आपको, नमी वाला जो पर्णपातीवन है वो ज़्यादा मिलेगा, ठीक है। इसके साथ साथ ये भी यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, इम्पॉर्टेंट बर्ड लाइफ इंटरनेशनल के अकॉर्डिंग इम्पॉर्टेंट बर्ड लाइफ एरिया है, ठीक है। और थर्ड हाईएस्ट टाइगर डेंसिटी मिलती है आफ्टर कॉर्बेट एंड बांदीपुर। कॉर्बेट कहाँ है, उत्तराखंड में, और बंदीपुर कर्नाटका में, ठीक है। ये ध्यान में रखना। उसके बाद थर्ड जो टाइगर की हाईएस्ट पॉपुलेशन मिलेगी वो तुम्हें यहाँ मिलेगी, ठीक है। लोकेशन में असम, ठीक है, ये जो आपकी ब्रह्मपुत्र रिवर है उसका हल्का सा सदर्न पार्ट में पड़ता है ये, और थोड़ा ईस्टर्न है जो असम है उसकी साइड आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो, महादाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। महादाई नाम से नदी भी है, मांडोवी भी बोलते हैं इसे। तो महादाई और मांडोवी दोनों एक ही नदी के नाम है, और उसी के नाम से एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। यहाँ पर बेसिकली अभी सुप्रीम कोर्ट में केस गया था, यहाँ पे कुछ प्रोजेक्ट्स बनाना चाह रहे थे तो उस पर स्टे लगा दिया था, क्योंकि ये एरिया जो है इकोलॉजिकली थोड़ा सेंसिटिव है, ठीक है। तो पड़ता क्या है वो देख लो एक बार लोकेशन। तो ये आपका ये जो वेस्टर्न घाट्स है, ठीक है, और यहाँ पे ये कर्नाटका और गोवा वाला जो इलाका है इसमें से होता हुआ है ये रिवर बहती है, ठीक है। लास्ट में आप देख सकते हो ये पणजी है, वहाँ पर जाके ये किस में मिल जाती है, अरेबियन सी में, ठीक है। ये थोड़ा सा नदी का ध्यान में रखना, बिकॉज इस नदी में सिर्फ ये डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स या इस वाइल्ड लाइफ में डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स तो हैं ही, साथ साथ इसमें से पानी ड्रिंकिंग वाटर पर्पसेस के लिए बेंगलोर और नदियों के अंदर निकालने की बात हो रही थी, ठीक है। इसलिए भी ये बार बार न्यूज़ में रहता है। नदी कौन सी है, महादाई या मांडोवी, ठीक है। नेक्स्ट, सार्पचू कंजर्वेशन रिजर्व हिमाचल प्रदेश, ठीक है। नाम से तो थोड़ा सा लग रहा है कि तिब्बतियन टाइप का नाम है ना, बुद्धिस्ट थोड़ा सा इस टाइप के नाम है। तो यह तुम्हारे दिमाग में आ जाना चाहिए कि लद्दाख के आसपास, सिक्किम वगैरह के आसपास ही मिलेंगे ये, ठीक है। तो ये कहाँ है, ये हिमाचल प्रदेश में, और हिमाचल प्रदेश में भी कौन सा इलाका, स्पीति वैली वाला, ठीक है। और स्पीति वैली कहाँ पड़ता है मैप के अंदर, मैप नहीं है तो अंडमान सॉरी जम्मू कश्मीर वाला जो इलाका है ये लद्दाख है, यहाँ तुम्हारा हिमाचल है। तो हिमाचल का ये जो उत्तरी इलाका है ये लाहौल स्पीति वाला है। मतलब जोग्राफी में अगर देखो, भौगोलिक दृष्टिकोण से अगर आप देखो तो ये ऑलमोस्ट लद्दाख जैसा सिमिलर ही मिलेगा, और ज़्यादातर समय बर्फ़ से ये ढका रहता है इलाका, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बनाया है, कंजर्वेशन रिजर्व बनाया है। और कंजर्वेशन रिजर्व तुम्हें याद ही होगा, संरक्षण जो आप क्षेत्र बनाते हो वो कौन बनाता है, स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। किसकी ज़मीन पे बनाता है, प्राइवेट की ज़मीन पे बनाता है या गवर्नमेंट की ज़मीन पे बनाता है। अगर प्राइवेट पे बनाए तो वो कम्युनिटी रिजर्व हो जाता है, ठीक है, याद है ना, कंजर्वेशन वर्सेस कम्युनिटी रिजर्व। सामुदायिक संरक्षण क्षेत्र अलग हो जाता है, वहाँ पे प्राइवेट ज़मीन रहती है, कंजर्वेशन रिजर्व में गवर्नमेंट की ज़मीन पे आप कंजर्वेशन करते हो। हालांकि लोकल लोग दोनों के अंदर ही इन्वॉल्व होंगे, ठीक है, बट ज़्यादा जो मेजर रोल रहता है लोकल या स्थानीय लोगों का कम्युनिटी रिजर्व के अंदर रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बनाया है, कंजर्वेशन रिजर्व बनाया है, ठीक है। और ये इलाका लद्दाख वाला, 2-3 इम्पॉर्टेंट रिवर है, उनाम और चारप जो नदी है वो यहाँ पर मिलती है। इसके साथ साथ आपको
चंद्रताल और किबर जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वो देखने को मिलेगी। और ये इलाका फेमस है फॉर द स्नो लेपर्ड, ठीक है। हिम तेंदुआ, आयुसेन स्टेटस वल्नरेबल, बताया था ना, जितने भी लेपर्ड्स हैं सारे के सारे वल्नरेबल हैं, ठीक है। बस ये ध्यान में रखना, बाकी इतने काम के नहीं है। नेक्स्ट देखो, महुआ अंदर वुल्फ अभयारण्य, वुल्फ सेंचुरी, ठीक है। कहाँ पे है ये? झारखंड के अंदर पड़ती है, अराउंड द पलमाऊ टाइगर रिजर्व। तो वुल्फ नाम से क्लियर है कि भेड़ियों के लिए कंजर्वेशन के लिए ये वाली सेंचुरी बनाई हुई है, ठीक है। बस ये ध्यान में रखना। और इस एरिया के अंदर साल फॉरेस्ट लोकेटेड है, ठीक है। साल ट्री किस तरह का ट्री होता है, कौन से फॉरेस्ट में पाया जाता है साल ट्री? डेसिडियस, ठीक है। हालांकि इसके पत्ते भी बहुत बड़े बड़े होते हैं, बट ज़्यादातर ये आपको कहाँ पाया जाएगा? पर्णपाती वन में या डेसिडियस फॉरेस्ट के अंदर, ठीक है। तो वो वाला इस मोहंदर वुल्फ सेंचुरी के अंदर आपको ये वाले भी अगेन मिलेंगे। यहाँ पे ये जो सरना फेथ वाले जो ट्राइबल कम्युनिटी है ये कहीं ना कहीं इन सबकी पूजा करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखो, माले मदेश्वर हिल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पे लोकेटेड है? वेस्टर्न घाट्स, ठीक है। और ये जो है आपका जो कर्नाटका वाला जो रीजन है उसके अंदर आपको देखने को मिले मले मदेश्वर। ऐसे एक और है मधुमलई टाइगर रिजर्व, वो कहाँ पे है? तमिलनाडु, ठीक है। अपने बात किया था ना, मलई वाले ज़्यादातर इलाके तमिलनाडु में मिलेंगे। थोड़ा सा सिमिलर सा नाम है बट कंफ्यूज मत होना। मले मदेश्वर हिल सेंचुरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है कर्नाटका के अंदर तुम्हें मिलेगी। और यहाँ पे ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट मिलेगा। इसके साथ साथ यहाँ पे खास तरह का एक फॉरेस्ट मिलता है, माउंटेन फॉरेस्ट, क्या बोलते हैं? शोला फॉरेस्ट, ठीक है। तो शोला जो फॉरेस्ट है जनरली तुम्हें ये कर्नाटका केरला वाला जो एडजॉइनिंग इलाका है, आपस में जो जुड़े हुए इलाके हैं, वहाँ पे शोला फॉरेस्ट जो पहाड़ हैं उन इलाकों पर आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखो, छत्तीसगढ़ बर्ड सेंचुरी, ये केरला के अंदर मिलेगी। और यहाँ पर अभी 9 बर्ड स्पीशीज़ जो है नई पाई गई है, इसलिए ये वाली न्यूज़ में थी। ये पहली बर्ड सेंचुरी थी इस इलाके की और बहुत ही ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा रिच है, जैव विविधता इधर खूब मिलती है। तो याद रखना, छत्तीसगढ़ वाइल्ड लाइफ बर्ड सेंचुरी कहाँ पर है? केरला, ठीक है। और क्योंकि केरला है तो तुम्हें पता है इलाका वेस्टर्न घाट्स वाला है, और वेस्टर्न घाट है तो वहाँ पर जंगल कैसा मिलेगा? फॉरेस्ट कैसा मिलेगा? एवरग्रीन सदाहरित वन मिलेंगे ना, क्योंकि वेस्टर्न घाट्स का जो वेस्टर्न मार्जिन है वहाँ पे तुम्हें पता है ओरोग्राफिक रेनफॉल होती है, पर्वतीय वर्षा होती है, ठीक है। बस ये याद में रखना। नेक्स्ट, सह्याद्री टाइगर रिजर्व, तो नाम से क्या लगता है कहाँ पे होगी? महाराष्ट्र, क्योंकि सह्याद्री रेंज, ठीक है। तो यहाँ पर अभी कुछ टाइगर्स का रिलोकेशन जो है किया गया है, कहाँ से? टडोबा अंधेरी, ये अगेन मुंबई के आसपास जो है आपको वाइल्ड लाइफ सेंचुरी मिलेगी, ठीक है, टाइगर रिजर्व मिलेगा। और ये बेसिकली पड़ता है महाराष्ट्र की सह्याद्री रेंजेस में। साथ साथ यहाँ पे 2 और प्रोटेक्टेड एरिया मिलेंगे, चंदोली नेशनल पार्क और कोयना वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जिसको मिलाकर उसमें से क्या बनाया गया? ये वाला टाइगर रिजर्व बनाया गया, ठीक है। नेक्स्ट, कैबुल लेमजाओ नेशनल पार्क किस लिए फेमस है? किसके लिए? सांगाई डियर, स्थानिक प्रजाति, ठीक है। और यहाँ पर आपको एक झील मिलेगी, लोकतक झील, ठीक है। और उसके ऊपर एक घास मिलती है, फ्लोटिंग ग्रास जिसको बोलते हैं, तैरती हुई फुमड़ी। और उसी फुमड़ी के ऊपर ये जो सांगाई हिरण होता है, जब ये खड़ा होता है तो बायंसी के कारण जो पानी का जो ऊपर की तरफ जो फोर्स लगता है, बल लगता है, उसके कारण वो ऊपर नीचे होता हुआ दिखता है, तो ऐसा लगता है डांस कर रहा है। तो इसलिए नाम पर क्या पड़ेगा उसका? डांसिंग डियर, ठीक है। बस ये याद में रखना, ठीक है। और ये भी कि ये मॉन्ट्रैक्स रिकॉर्ड के अंदर है, वेटलैंड है, इंपॉर्टेंट वेटलैंड है। और रामसर कन्वेंशन के अंदर मॉन्ट्रैक्स नाम का एक रिकॉर्ड है। क्या कहता है मॉन्ट्रैक्स रिकॉर्ड? ये किस चीज़ के लिए था मॉन्ट्रैक्स रिकॉर्ड? खराब हो रहा है, डिग्रेडेशन की तरफ है। कोई और भी है साइट हमारे इसमें? यहाँ राजस्थान की, हाँ, केवला देव, ठीक है। तो याद रखना केवला देव और लोकतक। पहले इसमें चिलेका भी थी लेकिन चिलेका बाहर हो चुके हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखो, सिमलीपल टाइगर रिजर्व कहाँ पर? उड़ीसा के अंदर। तो यहाँ पर बेसिकली इसका जो है नेशनल पार्क जो है इसको डिक्लेयर करने की बात चल रही है और लार्जेस्ट नेशनल पार्क बनाने की बात हो रही है।
सिमली जो भीतरकनिका का जो नेशनल पार्क था उससे भी ये शायद अब बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो भीतरकनिका है ये फेमस किस लिए था? टाइगर रिजर्व है। हाँ मतलब 1 साल का ही कर रहे हैं ना, तो ये लास्ट ईयर का ही न्यूज़ है, ठीक है। तो इसके अंदर बात चल रही है कि सॉरी क्या सवाल पूछ रहा मैं, भीतरकनिका किस लिए फेमस था? ऑलिव रिडले, हाँ ठीक है। हाँ, सुंदर के वन के बाद सबसे बड़ा जो मैंग्रोव मिलता है वो भीतरकनिका में मिलता है। और उड़ीसा एकमात्र स्टेट है जहाँ पे आपको 3 स्पीशीज़ ऑफ क्रोकोडाइल्स मिल जाएगी। क्रोकोडाइल जो फैमिली है, मगरमच्छ जो फैमिली है, उसमें आपका घड़ियाल आता है, देखे ना वो पतली चोंच वाला, क्या वो इंसानों को खा सकता है? नहीं, पतली चोंच होता है तो उससे मछली खा सकता है, ठीक है। और मगर मिलता है, और एक मिलता है सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल, नमक के पानी वाला जो मगरमच्छ होता है। तो ये तीनों वेराइटीज आपको इस स्टेट के अंदर मिलेगी, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखना है। एक अपने पास ऐसा नेशनल पार्क है जहाँ पर आपको ये 4-5 बिग कैट स्पीशीज़ एक साथ मिलती है, नामदफा। कहाँ पर? अरुणाचल प्रदेश में। क्या क्या मिलेगा उधर? टाइगर मिल जाएगा, तेंदुआ मिल जाएगा, स्नो लेपर्ड भी मिल जाएगा, क्लाउडेड लेपर्ड भी मिल जाएगा, ठीक है उधर। लेकिन लायन नहीं है, क्योंकि लायन पूरे इंडिया में कहाँ है? सिर्फ गिर के अंदर है, ठीक है। बस ये ध्यान में रखना, ठीक है। तो अगर स्टेट में पूछ ले क्रोकोडाइल वगैरह, तो तीनों जो क्रोकोडाइल की फैमिली है वो तुम्हें यहाँ मिल जाएगी। घड़ियाल ध्यान में रखना, वो फ्रेश वाटर होता है, मतलब जो मीठा पानी होता है उसी के अंदर देखने को मिलेगा। जनरली जो छिछला कम गहराई वाला पानी होता है उसके अंदर आपको देखने को मिलता है। वैसे अगर सबसे ज़्यादा पूछ लिया जाए घड़ियाल कहाँ मिलता है, चंबल वाला जो इलाका है, ठीक है। चंबल में भी है, सोन के अंदर भी है, और ये जो उड़ीसा वाला जो इलाका है इसमें महानदी और इनकी जो ट्रिब्यूटरीज है, गंगा में आगे जाके सोन में ही मिलता है, ठीक है। बट ऐसा कोई बड़ा साइट नहीं है। जो बड़ा साइट है वो तुम्हारा चंबल वाला ही है, सबसे बड़ा जो साइट है चंबल वाला है। और घड़ियाल इसलिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, ठीक है। कि थोड़ा सा और ध्यान नहीं रखा तो ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। बस ये ध्यान में रखना। नेक्स्ट देखो, अगस्त्यमलय बायोस्फीयर रिजर्व। इस बायोस्फीयर रिजर्व के ऊपर यूपीएससी ने एक बार क्वेश्चन ही पूछा हुआ है कि इस बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर कौन कौन सी प्रोटेक्टेड साइट्स आती है, बस ये सवाल था, ठीक है। तो ये वाला भी न्यूज़ में इसलिए था बिकॉज सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दिए थे, वो जो गवर्नमेंट है उसको, कि आप चेक करो कि यहाँ पे वाइल्ड लाइफ लॉज जो है उनका कोई उल्लंघन हो रहा है कि नहीं हो रहा, ठीक है। तो ये कहाँ लोकेटेड है? तमिलनाडु के अंदर, ठीक है। और तमिलनाडु जो केरला वाला जो बॉर्डर है उसके आसपास देखने को मिलेगा। अब इसमें प्रोटेक्टेड एरियाज़ क्या क्या हैं? शेंदुरेनी, पेपारा, नेयार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी लोकेटेड है। इसके अलावा कलकड़ मदुनथरई टाइगर रिजर्व लोकेटेड है। और यहाँ पे जो नदी गुजरती है थामीर रबानी जो रिवर है इसके अंदर से गुजरती है। तो ये पहले भी पूछा हुआ है, तो ध्यान में रखना, ठीक है। नेक्स्ट देखो, दुधवा टाइगर रिजर्व। तो यहाँ पर पाया गया कि जो लेपर्ड की पॉपुलेशन है काफ़ी बढ़ गई है, ऑलमोस्ट 200% बढ़ चुकी है, ठीक है। जैसे क्वांटम जंप सिंस 2000, यानी तेज़ी से लेपर्ड्स की पॉपुलेशन बढ़ रही है, ठीक है। नॉट टू बी कन्फ्यूज विद चीता, चीता अलग होता है, लेपर्ड अलग होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ये इलाका जो बोल सकते हैं तराई वाला इलाका पड़ता है। तराई याद है क्या होता है? थोड़ा अभी भी नहीं आ रहा। यस, नदी जब ऊपर आती है पहाड़ों से नीचे उतरती है फुट हिल्स में, गिरिपद में, तब क्या करती है? सबसे पहले अपने साथ बड़े बड़े पत्थर लाती है, उनको लाकर वहाँ पटक देती है। क्या बनता है? भाबर। साथ ही जलोढ़ पंख बनता है, एलुवियल फैंस बनते हैं, और नदी जो है भाबर के अंदर गायब हो जाती है बड़े बड़े पत्थरों के बीच में से। फिर वो जहाँ से छोटी छोटी धाराओं में वापस निकलती है, उसके कारण वहाँ पे दलदली इलाका बनता है। उस दलदली इलाके को क्या बोलते हैं? तराई बोलते हैं, ठीक है। तो जब भी तराई वर्ड आए तो समझ जाना दलदल तो होगा ही यहाँ पे। अवसाद इकट्ठा करती है, तो जो सबसे पहला जो अवसाद इकट्ठा करती है पहाड़ से उतरती है उसे हम बोलते हैं जलोढ़ पंख, एलुवियल फैंस। याद है ना वो बताया था कॉनिकल शेप का? हाँ अच्छा,
वो था एक तो करेवा पड़ा था, जो ग्रेट, जो बड़े हिमालय थे और जो मध्य हिमालय थे उनके बीच में। उसके बाद जो मध्य हिमालय और जो आपके शिवालिक है उनके बीच में जो गर्त था उसको जो भरा था उससे दून बने थे। और जहाँ पे शिवालिक गायब हो जाता है वहाँ पे क्या बताया था, द्वार बनता है। ठीक है, ये सब थे जो भरते हैं उसको, किसको भरते हैं? मतलब नदियाँ जो भरती है उससे ये सब बनते हैं। हाँ, उससे ये सब बनता है। ठीक है, क्लियर? याद रखना, वो बताया था ना कि पहाड़ से उतरेगी, बड़े बड़े पत्थर, भाबर, उसके आगे तराई, उसके आगे जब नदी चलेगी तो नदी एक जगह पर हर साल बाढ़ आती है, पानी ऊपर आएगा, वहाँ पर मिट्टी गड्ढा करेगी, उसको क्या बोलेंगे, खादर। और उससे थोड़ा सा और ऊपर किनारे में वो इलाके में कभी कभार ही नदी पहुँचती है, मतलब कई सालों में एक आध बार ही पहुँचेगी, तो उसको क्या बोलेंगे, बांगर। ठीक है, तो ये सब चीज़ें अपन ने ज्योग्राफी में देखी थी। ठीक है, तो ये याद रखना, दुधवा ये पड़ता है इंडो नेपाल बॉर्डर पर। ठीक है, भारत और नेपाल का जो बॉर्डर है, यानी वो क्षेत्र कैसा है, तराई वाला इलाका है, क्योंकि हम लोगों ने डिस्कस किया था कि जो जम्मू कश्मीर से हिमालय निकलता है, फिर हिमाचल प्रदेश में, फिर उत्तराखंड में, और उसके बाद उत्तराखंड से गायब होकर नेपाल की तरफ शिफ्ट हो जाता है। हमारे यूपी बिहार वाले इलाके में ये जो हिमालय वो नहीं देखने को मिलता। ये सारे जो बॉर्डर के इलाके हैं ये सारे के सारे तराई इलाके बनते हैं उस केस में। ठीक है, और यहाँ पर तुम्हें कुछ प्रोटेक्टेड एरिया मिलेंगे, दुधवा नेशनल पार्क मिलेगा, उसी के नाम से टाइगर रिजर्व है, साथ में कतरनिया घाट और किशनपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी देखने को मिलेगी। ये सारे इलाके जो है बॉर्डर पे हैं, इसीलिए हम लोग जब इंटरनल सिक्योरिटी पढ़ते तब बात करते हैं कि ये जो बॉर्डर है इंडिया और नेपाल का पोरस बॉर्डर है, खुला बॉर्डर है, क्योंकि प्रोटेक्टेड एरियाज हैं यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे कुछ छोटी छोटी नदियाँ भी मिल जाएगी, मोहाना, सुहेली, जोहरा और नागरो नाम की कुछ छोटी छोटी नदियाँ, वो याद रखना इंपॉर्टेंट नहीं है। मेन तुम बस ये याद रखना कि ठिकाना क्या है और किस तरह का इसका लोकेशन है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, सालखन जीवाश्म पार्क, सोनभद्र, यूपी। ठीक है, तो फॉसिल्स के लिए इस चीज़ को हम लोगों ने काफ़ी सारे फॉसिल्स मिली है, जीवाश्म मिले हैं, और इसलिए जो है इसको यूनेस्को का जो टेंटेटिव लिस्ट है, टेंटेटिव मतलब जो एक जो नॉर्मल परमानेंट लिस्ट होती है उसमें डालने से पहले एक टेंटेटिव लिस्ट में डलवाना पड़ता है कि ये यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज साइट बनने लायक साइट है। ठीक है, तो उसमें अभी इसको रिसेंटली अभी ऐड किया गया, और ख़ास बात क्या है कि 104 अरब वर्ष पुराने जीवाश्म यहाँ पर मिले। ठीक है, इससे एक रिलेटेड एक टर्म जो न्यूज़ में आता, स्ट्रोमैटोलाइट्स, स्ट्रोमैटोलाइट्स। तो बेसिकली जब हम बात करते हैं कि जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई थी, जीवन स्टार्ट कैसे हुआ था, तो हम लोगों ने पढ़ा है कि समुद्र के अंदर जो है बैक्टीरियाज पैदा हुए थे, साइनोबैक्टीरियाज। उन साइनोबैक्टीरिया ने क्या किया, फोटोसिंथेसिस किया, प्रकाश संश्लेषण किया, जिसके कारण क्या हुआ, आज का जो हमारा वायुमंडल है, जो कंसंट्रेशन है ऑक्सीजन की, वो बनी। नहीं तो पहले CO2 ज़्यादा था ऑक्सीजन से, ये जो आज ऑक्सीजन थोड़ा ज़्यादा हुआ है, ऑल बिकॉज ऑफ दीज फोटोसिंथेसिस कॉजिंग बैक्टीरियाज। ठीक है, उनके बाद प्लांट्स बने। तो ये जो साइनोबैक्टीरियाज हैं, इनसे जो आपके फॉसिल्स बने हैं, जो जीवाश्म बने हैं, उनके लिए वर्ड यूज़ किया गया है स्ट्रोमैटोलाइट्स, कि ये जो साइनोबैक्टीरिया कहीं पानी के अंदर, किसी मिट्टी के अंदर, ढेर के अंदर पड़े थे और उन्हीं के साथ क्या हो गए, मर गए। और फॉसिल्स आपने देखे होंगे जैसे डायनासोर वगैरह के, ये जनरली सेडिमेंट्री रॉक्स जो होते हैं, जो अवसादी शैल होते हैं, पत्थर होते हैं, उनके अंदर ये इकट्ठा होकर पड़े रहते हैं, प्रिजर्व रहते हैं। और जब आप हज़ारों सालों, लाखों सालों बाद उन्हें निकालते हो तो उनके जो रिमेन्स हैं, उनके जो बोल सकते हैं अवशेष है, वैसे के वैसे आपको देखने को मिल जाते हैं। क्योंकि नॉर्मली अगर बायोलॉजिकल कोई भी चीज़ ज़मीन में जाती है, सड़ेगी, सड़ के ख़त्म हो जाएगी, वापस नेचर के अंदर चली जाएगी। लेकिन ये जो है कहीं ना कहीं प्रिजर्व्ड रहते हैं। और प्रिजर्व क्यों रहते हैं, बचे क्यों रहते हैं, क्योंकि इनके ऊपर अवसादी जो बोल सकते हैं सेडिमेंट्स जो हैं, अवसाद जो हैं, इकट्ठा होकर सेडिमेंट्री रॉक्स में इन्हें छुपा लेते हैं। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे स्ट्रोमैटोलाइट्स मिले हैं, जिससे कहीं ना कहीं जो लाइफ का जो एवोल्यूशन है, कैसे जीवन का विकास हुआ धरती पे, उसके बारे में जानकारी मिलती है। तो नाम याद रखना, सालखन जीवाश्म पार्क कहाँ पर है, यूपी, सोनभद्र। ये सोनभद्र वाला जो इलाका है ये MP से बॉर्डर टच करता हुआ मिलेगा आपको। ठीक है, नेक्स्ट देखो, भागीरथी इको सेंसिटिव जोन, ESZ, याद है ये वर्ड, इकोनॉमिक इको सेंसिटिव जोन्स कौन से कानून के तहत बनाए जाते हैं? हाँ, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट। ठीक है, वैसे ज़्यादातर प्रोटेक्टेड एरियाज जो संरक्षण क्षेत्र होते हैं वो कौन से कानून के तहत बनाए जाते हैं? वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। बट ये जो इको सेंसिटिव जोन्स है ये
एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के तहत बनाए जाते हैं 1986 के तहत। और जनरली बोला गया 10 किलोमीटर तक ले सकते हो, बट ये सरकार के ऊपर होती है, कम भी ले सकती है, ज़्यादा भी ले सकती है, ठीक है। तो यहाँ पर उत्तराखंड जो है उसने अप्रूव कर दिया है एक बाईपास प्रोजेक्ट इस जोन से निकलता हुआ, और शुरू में इसको लेकर चल रहा था कि ये प्रोजेक्ट बनाना चाहिए कि नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि इससे जानवरों को नुकसान हो सकता है। तो अब जो है इसको क्लियर कर दिया गया, ठीक है, इसलिए ये वाला न्यूज़ में था। और इस इलाके में तुम्हें जो इम्पोर्टेंट ग्लेशियर है गौमुख और उत्तरकाशी, वो वाले मिलेंगे, जहाँ से कहीं ना कहीं जो गंगा रिवर है या जो भागीरथी रिवर है उसका स्टार्टिंग पॉइंट है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, सुंदरबन टाइगर रिजर्व कहाँ पड़ता है? बंगाल में। क्या पूरा ये इंडिया में है? थोड़ा बहुत बांग्लादेश के साथ भी शेयर करते हैं, ठीक है। और फेमस है अपने टाइगर्स के लिए। सुंदरबन का नाम सुंदरबन क्यों पड़ा? सुंदरी ट्री, ठीक है। और यहाँ पे जो ट्रीज़ होते हैं बड़े स्पेशल टाइप का अडेप्टेशन होता है, अपने आप को उन्होंने बड़े स्पेशल टाइप से डाला है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, स्वैम्प है, मार्शी लैंड है, दलदली इलाका है, ठीक है। तो यहाँ पे नॉर्मल पौधे सांस नहीं ले सकते। तो क्या क्या फीचर देखने को मिलते हैं यहाँ पे? न्यू मेटाफोर्स के जड़ें जो हैं ज़मीन में से बाहर निकली हुई हैं सांस लेने के लिए। और क्या? हाँ, प्रॉप रूट्स हैं कि इनके जो जड़ें हैं ऊपर से नीचे की तरफ आती है, जैसे बरगद के पेड़ की आती हैं, ठीक है। और क्या? हाँ, मतलब इनके अंदर कुछ ऐसी ग्रंथियाँ जो इनको नमक का जो इतना ज़्यादा हाई कॉन्सेंट्रेशन है उससे झेलने की क्षमता देती है। एक और चीज़ है बड़ी इम्पॉर्टेंट, हाँ, वी पैरस, कि ये बीज से सीधा पैदा नहीं करते, डायरेक्टली पौधा जो है इनके पत्ते पे उगता है और वहीं से वो नीचे गिर जाता है मिट्टी के अंदर, और वहीं से वो पौधा जो है अपना नया, एक बोल सकते हैं नया इंडिविजुअल बन जाता है, ठीक है। ये ध्यान में रखना। और इसी इलाके में आपको याद होगा एक स्कीम चलाई गई थी मिष्टी बजट के तहत, कि मैंग्रोव्स का आपको एफॉरेस्टेशन करना है, मैंग्रोव्स का और बढ़ाना है, ठीक है, ताकि उससे इन एरियाज़ में जो लोग रह रहे हैं उनका कहीं ना कहीं जो आजीविका है, उनका जो लाइवलीहुड है वो प्रोटेक्टेड रह सके। साथ साथ ये एक नेचर बेस्ड सोल्यूशन भी है कि आपको नेचर जो है वो प्रोटेक्ट कर रहा है, कुछ उपाय दे रहा है। क्या उपाय दे रहा है? डिज़ास्टर मैनेजमेंट, कैसे जो साइक्लोन्स आते हैं, जो तूफ़ान आते हैं, उनसे ये कहीं ना कहीं बचाव करते हैं, ठीक है। बस ये ध्यान में रखना। और रिवर देख लो, यहाँ पे इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, बस देख लेना। रिवर माटला, विद्या और गोमती रिवर यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। नेक्स्ट देखो, मराठास भी न्यूज़ में थे, ठीक है, क्योंकि अभी लेटेस्ट जो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का जो टैग मिला है, जिससे हमारी जो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का जो लिस्ट है उसमें टोटल 44 एंट्रीज़ हो चुकी हैं, ठीक है। कितनी हो गई है? 44, ठीक है। और सबसे लेटेस्ट आपका ये जो मराठा के जो पहाड़ों पे जो दुर्ग बनाए हुए थे, जो इन्होंने फोर्ट्स बनाए हुए थे, वो इसके अंदर 44th जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट है इंडिया के अंदर, उसमें इंक्लूड किए गए हैं। तो इनके नाम थोड़े से बस देख लेना, क्योंकि हो सकता है कि ये नाम पूछ ले तुमसे, क्योंकि हिस्ट्री से भी लिंक होता है तुम्हारा, ठीक है। शिवनेरी, बर्थ प्लेस ऑफ छत्रपति शिवाजी महाराज। राजगढ़, ठीक है, ऑल्सो नोन एज मुर्मदेव, ये पहले कैपिटल थी। और तुम्हें याद होगा एक पॉइंट आता है जहाँ पर छत्रपति शिवाजी को जो मुग़ल जो सेना होती है उस समय, औरंगज़ेब जो होता है, ये पकड़ लेते हैं, ठीक है। और तब जो है एक संधि होती है, ट्रीटी ऑफ पुरंदर जिसको बोलते हैं, पुरंदर की संधि, उसके तहत इनको अपने 12 जो फोर्ट्स थे वो गिव अप करने पड़े थे, मतलब जो मुग़ल से उनको देने पड़े थे। साथ ही साथ ये भी बोला गया था कि भैया अब जो है ये मनसबदारी के अंडर आ जाएंगे। याद है मनसबदारी? मुग़ल्स के तहत एक इकोनॉमिक, एडमिनिस्ट्रेटिव, प्रशासनिक और आर्थिक एक नीति थी, याद है? किसने शुरू करी थी? अकबर ने, ठीक है, राजा तोदरमल, राइट। तो ये फोर्ट जो है उन जो 12 फोर्ट्स दिए गए थे ट्रीटी ऑफ पुरंदर के तहत, ये राजगढ़ भी दिया गया था, इसलिए एक इम्पॉर्टेंट फोर्ट है, ये ध्यान में रखना। प्रतापगढ़, सालेर फोर्ट, और खांडेरी आइलैंड, विजयदुर्ग, सुवर्णादुर्ग, गिंजी फोर्ट, ये कुछ इंपॉर्टेंट फोर्ट्स हैं जो आपको याद रखने हैं, ठीक है। मैप भी दे रखा है तो इसमें एक बार लोकेशन इन सब की देख लेना, नाम ही याद रख लेना। बाकी हाँ, इन सबको टोटल मिला के मराठा फोर्ट्स के तहत जो है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का टैग दिया गया, ठीक है। तो इसमें गिंजी फोर्ट आपको काफ़ी नीचे
ऑलमोस्ट तमिलनाडु के आसपास देखने को मिलेगा। बाकी ज़्यादातर जो है वो आप समझ ही सकते हो कि इन इलाकों में कोंकण के ये जो इलाके थे यहीं पे ये राज करते थे, तो यहाँ तो ये थे ही, साथ साथ इन फोर्ट्स के अंदर भी कंट्रोल था। और ज़्यादातर ये जो है ऊंचे दुर्ग ही बनाते थे जो कि पहुंचने में थोड़े से इनएक्सेसिबल थे, इजीली इन तक पहुंचा नहीं जा सकता था। ठीक है, जैसे ये विजय दुर्ग वाला जो है इसमें ऐसा बोलते हैं कि ऑलमोस्ट इसको जीत पाना, इसको पकड़ पाना कहीं ना कहीं इम्पॉसिबल था। ठीक है, और तुम्हें पता है इनके जो लड़ाई के तरीके थे वो कैसे थे, गोरिल्ला वॉरफेयर। मतलब शुरुआत के जो समय था इनका, आफ्टर पेशवा थोड़ा सा पॉलिसी डिफरेंट हो गया, लेकिन छत्रपति शिवाजी महाराज के टाइम ये जो थी पॉलिसीज़, छापा मार युद्ध की नीति रहती थी, गोरिल्ला वॉरफेयर की नीति रहती थी। और कोंकण के इलाका तुम्हें पता है कि बहुत ही ज़्यादा एवरग्रीन वाला है। ठीक है, ट्रॉपिकल एवरग्रीन है, मतलब घना जंगल है, तो इसलिए वहाँ पर तो आपकी छापा मार युद्ध की नीति ही चलती है। ठीक है, और फोर्ट्स जो हैं वो एकदम ऊंचे ऊंचे बना रखे हैं ताकि दूर से दुश्मन दिख जाए। तो ज़्यादातर ये जो फोर्ट्स तुम्हें इनके मिलेंगे ये सारे के सारे पहाड़ों के ऊपर ही मिलेंगे। ठीक है, क्लियर? चलो कुछ और चीज़ें देख लेते हैं। रामसर साइट्स जो इस बार न्यूज़ में थी वो देख लेते हैं। अब टोटल 99 हो गई, अब सारी तो याद नहीं रख सकते, इस 1-1.5 साल में जो न्यूज़ में थी वो देख लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्रोनोलॉजिकली चलते हैं। पहला जो साइट है इसके अंदर कौन सा है, 86। ठीक है, सकारा कोटाई बर्ड सेंचुरी तमिलनाडु में, थेरा थांगल बर्ड सेंचुरी ये भी तमिलनाडु के अंदर। ठीक है, और एक सवाल ऐसा भी बन जाता है कि सबसे ज़्यादा रामसर साइट कौन से स्टेट में, तमिलनाडु में। ठीक है, तो ये टी वाली जो ज़्यादातर तुम्हें इसके अंदर मिलेंगी इस टाइप की, कोटई वाली और थरंगल वाली, थोड़ा सा दिमाग लगा के तुम गेस वर्क अगर करना चाहो तो तमिलनाडु मार्क कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट 87 ये हो गया। 88 सिक्किम में केचो पाली लेक। ठीक है, उसके बाद 89 झारखंड में उदेवा लेक। ठीक है, उसके बाद 90 राजस्थान में कीचन वेटलैंड जोधपुर के आसपास। यहाँ पे एक पक्षी बड़ा फेमस है, खुरजा। ठीक है, खुरजा जो है ये बेसिकली बड़ा एक बगुला जैसा समझ लो पक्षी होता है। ठीक है, तो ये आपको देखने को मिलता है। नाम अगर इसका प्रिसाइज चाहिए तो डेमोजिल क्रेन बोलते हैं इसको। ठीक है, तो एक बड़ा पक्षी है, खुरजा इसको बोलते हैं। एक पक्षी और है गोदावन, ये कौन सा है, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, याद है ना, सबसे फेमस नेशनल बर्ड बनने वाला था वो, लेकिन पिकॉक से हार गया क्योंकि उसका नाम गलत पढ़ लोग, ऐसे डिबेट चले थे। नेक्स्ट देखो 91 मिनार वेटलैंड, कहाँ पे, उदयपुर के अंदर, फेमस फॉर इट्स फ्लेमिंगोज जो माइग्रेटरी बर्ड्स आते हैं, देखे होंगे तुम लोगों ने। नेक्स्ट अभी एक वन ऑफ द लेटेस्ट बोल सकते हैं, सिलेसर लेक अलवर के अंदर। ठीक है, तो ये इम्पॉर्टेंट राजस्थान के अंदर कुछ रामसर साइट्स हैं। इसके बाद नेक्स्ट आपका बिहार के अंदर उदयपुर लेक। ठीक है, तो ये कंफ्यूज मत होना कि उदयपुर राजस्थान वाला है। ऐसे एक पटना बर्ड सेंचुरी अभी रिसेंटली बनी है, इनके पूछे जाने के ज़्यादा चांसेस हैं। ठीक है, इसी साल ऑलमोस्ट स्टार्टिंग में बनी है। तो पटना बर्ड सेंचुरी कहाँ पे है, उत्तर प्रदेश में। ठीक है, उत्तर प्रदेश में ही सबसे लेटेस्ट जो अभी 99 नंबर जो चल रहा है वो शेखा झील जो बर्ड सेंचुरी का है उत्तर प्रदेश में। ठीक है, अभी अप्रैल में बने तो उसके पूछे जाने के चांसेस थोड़े कम ही हैं, उससे पहले वाला थोड़े से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके अलावा बिहार के अंदर गोकुल रिजर्वॉयर है और गोगाबील रिजर्वॉयर, जो गोगाबील लेक है, ये सारे आपको इसके अंदर मिलेंगे। गोगाबील जो है वो एक ऑक्सबो लेक भी है, गोखुर झील भी है। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना। नेक्स्ट कोपरा रिजर्वॉयर, कहाँ पर, छत्तीसगढ़ के अंदर। ठीक है, और वन ऑफ द लेटेस्ट गुजरात में चरी ढांड। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट रामसर साइट्स हैं, 2-3 बार आंखों के सामने से निकाल लेना। इसमें ज़्यादातर सवाल यही पूछा जाएगा कि कौन से स्टेट से एसोसिएटेड है, मैच द फॉलोइंग टाइप। चरी ढांड भी पूछ सकता है। ठीक है, एक तो 90s, हाँ ये भी है, 98 97 ये पेपर से पहले पहले आ गए थे, 99 पेपर के बाद आया, मतलब अप्रैल के अंदर आया, तब तक पेपर बन चुका होगा। तो उससे पहले पहले वाली ये 1.5 साल का है, 25 से लेके 26 का जो है वो ये वाला करंट अफेयर्स देख लेना। ठीक है, नेक्स्ट
ये बायोस्फीयर रिजर्व है, अभी बताया था कि अगस्त्यमलय बायोस्फीयर रिजर्व पूछ लिया था, तो ऐसे बाकी भी पूछे हुए हैं, तो बस थोड़ा ध्यान में रखना। टोटल कितने बायोस्फीयर रिजर्व हैं? 18, ठीक है। तो इन 18 के नाम थोड़े से देख लो कहाँ कहाँ लोकेटेड हैं। सबसे पहले ऊपर से स्टार्ट करते हैं। कोल्ड डेजर्ट, ये अभी इंपॉर्टेंट है, करंट अफेयर्स में है, क्योंकि इसे जो मैन इन बायोस्फीयर जो प्रोग्राम है यूनेस्को का, उसके अंदर इसको रिकग्नाइज किया गया, पहचान दी गई। तो सबसे लेटेस्ट यूनेस्को के मैन एंड एरिया बायोस्फीयर रिजर्व का जो टैग मिला है, किसको मिला है? कोल्ड डेजर्ट नेशनल कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व को कहाँ पड़ता है? हिमाचल प्रदेश। तो कोल्ड डेजर्ट मतलब ठंडा रेगिस्तान। ठंडा रेगिस्तान अभी पता है लाहौल स्पीति वाला इलाका, तो वहाँ पे तुम्हारे ये पड़ेगा। उसके बाद नंदा देवी, ठीक है, नंदा देवी यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है, बायोस्फीयर रिजर्व भी है। ये कहाँ पड़ता है? उत्तराखंड में, ठीक है। उसके बाद पन्ना, तो पन्ना मध्य प्रदेश, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट एमपी के अंदर ही देखो पंचमढ़ी, ये भी एक इम्पॉर्टेंट बायोस्फीयर रिजर्व है, पार्ट ऑफ द मैप प्रोग्राम। फिर तुम्हारा कच्छ गुजरात, इट इज़ नॉट पार्ट ऑफ द मैप प्रोग्राम, ठीक है। फिर अचानक अमरकंटक कहाँ पर, कहाँ पे है? हाँ, छत्तीसगढ़ में, ठीक है। और नेक्स्ट नीलगिरी, 3 स्टेट के क्रॉस लोकेटेड है, ऊपर कर्नाटका, नीचे केरला और तमिलनाडु। अगस्त्यमलय, ठीक है, केरला तमिलनाडु दोनों के बॉर्डर के ऊपर है। गल्फ ऑफ मन्नार तमिलनाडु का जो कोस्टल इलाका है वहाँ पड़ेगा। ग्रेट निकोबार, अभी थोड़ी देर पहले हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि प्रोटेक्टेड एरियाज में क्या क्या है, संरक्षित क्षेत्र क्या क्या थे इसमें? गैलेथिया बे और कैम्पबेल नेशनल पार्क पड़ते हैं, ठीक है। तो बायोस्फीयर रिजर्व भी है। शेषाचलम आंध्र प्रदेश में, सिमलीपल उड़ीसा में, सुंदरबन रामसर साइट भी है, यूनेस्को का जो मैन एरिया बायोस्फीयर रिजर्व है उसका भी पार्ट है, और यूनेस्को का जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट है उसका भी टैग मिला हुआ है, ठीक है। इसके अलावा मेघालय का नोकरेक, अरुणाचल प्रदेश का दिबांग बायोस्फीयर रिजर्व, ऊपर असम के अंदर डिब्रू साइकोवा, असम के अंदर एक और मानस जो है नेशनल पार्क, मानस बायोस्फीयर रिजर्व, नदी भी है मानस नाम से, भूटान से निकलती है, असम के अंदर बहती हुई चलती है। तो ये जो मानस नेशनल पार्क है, संरक्षण क्षेत्र है, ऐसे ही सेम आपको भूटान की साइड भी देखने को मिलेगा, सेम नाम से, मानस के नाम से, ठीक है। एंड लास्टली कंचनजंगा सिक्किम के अंदर। तो ये टोटल आपके 18 बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं, ठीक है। ये थोड़ा ध्यान में रखना, इंपॉर्टेंट इनमें से कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व है, बिकॉज लास्ट ईयर ही मतलब ऑलमोस्ट 2025 के एंड में इसको मैन एरिया जो बायोस्फीयर रिजर्व है उसका टैग मिला है। चलो, इसके साथ ये वाली सीरीज़ होती है ख़त्म, और क्रैश कोर्स भी ख़त्म। अब और कुछ इसके अंदर कंटेंट नहीं होगा। PDF तुमको दी जा चुकी है प्लेसेस इन न्यूज़ की भी, और अभी ये वाली भी दे दूँगा, तो एक बार बस रीड कर लेना। बहुत ज़्यादा इसको याद करने की कोशिश मत करना, बस 3-4 बार आंखों के सामने से निकाल दोगे। प्रीलिम्स के अंदर अगर आता है तो एटलीस्ट तुम्हारी जो मसल मेमोरी होगी उसमें इतना तो याद आएगा कि हाँ ये ऐसा कुछ पढ़ा हुआ है तुम्हें, ठीक है। तो उतना ही करना, बाकी रटने की कोशिश मत करना इनको, ठीक है। चलो, बता दूँगा उसको। किसका? अगर PDF